Hello everyone. So today we are solving class 10th another sample paper, and the time given to you to solve this paper is 1 hour 30 minutes and minimum marks are 40. Here are some instructions. The paper consists of total 14 questions. For 1 to 6 questions are of 2 marks each. 7 to 10 are of 3 marks, and 11, 12, 13, 14 are of 4 marks. All the question must be done neatly and in legible writing, means साफ साफ लिखना है, क्लीननेस के साथ और सारा प्रॉपर वे में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट टू कंडीशन फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके लिए कंसिस्टेंट हो, ऐसी कोई दो हमें कंडीशन लिखनी है. तो यहाँ पे फर्स्ट टू कंडीशन हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये क्या बनाता है, कंसिस्टेंट लाइन बनाता है. और नेक्स्ट होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 विच मेक्स कंसिस्टेंट लाइन अगेन. तो ये दो कंडीशन हमें याद करनी है. अब इनकंसिस्टेंस किस में बनेगी, जिसमें c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एंड -3. जिनके जीरोस 3 और -3 हो, ऐसी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दिए हुए हैं कि जीरोस दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम उसके क्या निकाल लेंगे, हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा -9. अब हमको पता है इक्वेशन बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है x² माइनस sx प्लस p. अब जो हमारे पास यहाँ पे आए वो इसमें पुट अप करते हैं. सबसे पहले x² माइनस यहाँ पे 0 हो गया, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस p की जगह पे मेरे पास क्या आया है, -9. ठीक है, तो ब्रैकेट में -9, ये हो जाएगा x² माइनस 9. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 9. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर 3 इक्वेशन. 3 इक्वेशन दी हुए है. ठीक है, इनके हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड 2 हैव यूनिक सॉल्यूशन. किसी एक के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और किसी एक के पास यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 से इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. और कौन से वाले पेज से आए हैं, जिसमें हमको पूरा कंडीशन बताया हुआ था इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट के लिए. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो जिसमें तीनों इक्वल हो वो वाला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला होगा. और यूनिक सॉल्यूशन वाला कौन सा हो गया, जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, जहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है इसका. ठीक है, इस पे चलते हैं. इसको फाइंड करने के दो तरीके देख लो. a1 अपॉन a2. ठीक है, पूरी कंडीशन लगा दो अपनी जितनी है तुम्हारे पास, वो सारा पुट अप करो, जो आएगा वो देख लेंगे फिर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी है तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं. कैन 2 नंबर हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन. अब क्या 18 एज देयर HCF और 380 एज देयर LCM हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है. ठीक है, तो देखो 18 और 380 का हमें सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए. द HCF ऑफ 2 नंबर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ द LCM. जो HCF है वो हमेशा LCM का क्या होगा, फैक्टर होगा. और इस सिचुएशन में जब मैं 18 को 380 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कुछ पॉइंट में आंसर आएगा. और यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है 380 का 18. तो ये क्या है, ये नंबर, ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं हो सकते हैं एक दूसरे के HCF और LCM, क्योंकि ये दोनों के आपस में फैक्टर नहीं है.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू नंबर, द HCF ऑफ टू नंबर इज 75। कोई भी दो नंबर है x, y, ठीक है, उसका HCF 75 है, ठीक है। LCM 1500 है, ठीक है। इफ वन नंबर इज 300, अब मैंने कहा इसमें से x की वैल्यू में अगर तुम्हें 300 दे रही हूँ तो दूसरा फाइंड करो। तो हमको पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। 75 इंटू 1500 अपॉन 300 इज इक्वल टू y। ये यहाँ पे इज इक्वल टू y चले जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 1 3, 5 15, 75 5 अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 5 25, 2 पर कैरी में, 7 5 35, 36 37, 375 विल बी योर आंसर। आंसर कंफर्म भी कर लेते हैं। देखो 375 आ गई मेरे पास। इन्होंने x लिया, मैंने y लिया था वहां पे वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 375। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। 3k + 1 x + 2y - 2 इज इक्वल टू 0 के। अब ये वाला क्या लिखा है, ये वाला मैं बता देती हूँ, इसको मैं खुद ही लिख देती हूँ। k² + 1, ये ब्रैकेट के बाहर है ये x, ठीक है, प्लस k - 2 y - 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी है पूरी, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसमें से इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगी। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए, जिसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अभी हमने ऊपर दो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करूंगी, तो उसके बाद अब मुझे यहाँ से कोई दो वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। तो k फाइंड करना है मुझे इधर, तो मैं कौन सी वाली साइड लूंगी? जो दोनों इज इक्वल टू है, दोनों जो इक्वल है वो वाली साइड लूंगी। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 3k² + 1, और इसको करूंगी तो जो दोनों की वैल्यू आएगी फिर दोनों को पुट अप करना है हमें। उसके बाद यहाँ से k की वैल्यू -1 निकल जाएगी, ठीक है। आप इसको और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। 2 इरैशनल और 2 इरैशनल नंबर निकालना है। तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.414 और √3 को 1.732, ठीक है। सो रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? एक तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, 1.5 लिख लिया, ठीक है। एक मैंने इसको 1.6 लिख लिया, और दो इरैशनल नंबर कोई से भी लिख लो इनके बीच के, 1 5 0 0 0 ऐसे करके मैंने कोई भी दो इरैशनल नंबर इनके बीच के ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कहता है कि सॉल्व 2x + 3y is equal to 11 and 2x - 4y is equal to 24, and hence find the value of y is equal to mx + 3। तो आपको जो भी वैल्यू आएगी सबसे पहले y और x की वो इनमें पुट अप कर देना और फिर अपना सॉल्यूशन निकालना। तो हमें उसके लिए या तो मैं एलिमिनेशन लगा सकती हूँ या तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकती हूँ। तो मेरे पास एलिमिनेशन से बहुत सारे जगह मार्क्स कटने के चांसेस है, तो मैं क्या लगाऊंगी? सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगी, ठीक है। पुट करा, जो भी मेरे पास x और y की वैल्यू आई, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू जो भी आई इधर से वो पुट अप करनी है, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx + 3, 5 आ गई, 5 इज इक्वल टू m, यहाँ पे से 3 + 3, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 3m, ठीक है। और ओके सॉरी, x की वैल्यू 2 आई है, सॉरी वही मैं सोचूं। यहाँ पे से 2 आ गई + 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2m + 3
और इज इक्वल टू 5। अब अगर आप 3 को उधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2m। ठीक है, अब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ओके इधर x की वैल्यू ना -2 आई है तो इधर -2m हो जाएगा ये सारी जगह। तो इधर से क्या हो जाएगा, ये -2/2, तो m इज इक्वल टू -1। इसको कैंसिल आउट करूंगी मैं तो इधर से तो ये कट के 1 हो जाएगा और ऊपर वाला कट के -1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, -1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। 2 brands of chocolate are available in the pack of 24 और 15 रिस्पेक्टिवली। मैंने कहा एक चॉकलेट X है और एक Y है, दोनों चॉकलेट के पैक आ रहे हैं, एक में 24 है चॉकलेट, एक में 15 है। ठीक है, और मुझे इक्वल लोगों में वही चॉकलेट बांटनी है दोनों के दोनों। तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए कि मैं X की भी उतनी बांट पाऊँ और Y की भी उतनी बांट पाऊँ सेम बंदों में। ठीक है, तो कितनी ऐसी डब्बी चाहिए, तो मुझे इसके लिए क्या फाइंड करना होगा, इसमें मुझे इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF और LCM, ये सोचने की बात है इसमें। तो हमें सबसे कम, जितनी कम हो सके उतनी कम में जाना है, तो हमें LCM फाइंड करना है। Given 2 brands of chocolate are available in the pack of 24 and 15 respectively, we need to buy an equal number of chocolate of both kind. So we need to find LCM, क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी। दोनों का LCM करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 120 आएगा। यहाँ से 5 आएगा और इधर से 3 कॉमन आ गया इधर से। ठीक है, मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ गया और इधर से 2 की पावर 3 आ गई, तो ये क्या बन जाएगा 120। अब मेरे को उसके पास कितना पैक है, 24 है एक तो पैक। तो फर्स्ट चॉकलेट द नंबर ऑफ पैक ऑफ बॉक्स ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 120/24 विच विल बिकम 5, और उसके बाद 120/15 विच विल बिकम 8। तो मुझे अगर दोनों में बांटना है तो मुझे 5 और 8, ये मेरे पास LCM निकल गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्बल से रिलेटेड यानी कि प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, a jar contain 24 marbles, 24 मार्बल है, some are green and other are blue. If 2/3 are green, find the probability of blue balls in the jar. 2/3 अगर इसमें से मैं कहती हूँ मेरे पास ग्रीन है, तो आप सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले तो फिर ग्रीन का x/24 मेरे पास हो गया ग्रीन, तो ये बन गया 2/3। अब मैं इसको ऊपर करूंगी तो ये 3 बन जाएगा अपॉन 24, तो इधर से 3 एक सेकेंड, इसमें हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 16 आ जाएगी, कैसे वो मैं बता देती हूँ। मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 48। 48 के नीचे में लाई तो x इज इक्वल टू 48/3 इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 16। ठीक है, मार्बल मेरे पास कितने हो गए, 16 हो गए ग्रीन। अब ब्लू की निकालने का इजी है, जो ग्रीन मार्बल्स निकले हैं उसको माइनस कर लो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स में से, तो मेरे पास ब्लू मार्बल निकल जाएंगे, दैट विल बी 8 मार्बल्स। अब हमें प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें लेट एज्यूम करना होता है √3 को एक रैशनल नंबर, उसके बाद √3 को लिखना होता है ये p/q क्या है, ये दिखाता है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, ये हमको पता है। तो ये p/q क्या है, ये रैशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड है लिखने का। और p and q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जब मैं इधर स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं q और 3 को, तो ये बन जाएगा 3 × q² t²। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा 3q²,
इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, 3 फैक्टर किसका है? 3, देखो यहाँ से p का भी फैक्टर बन रहा है, p स्क्वायर का भी फैक्टर बन रहा है और p का भी बन रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगी, p इज इक्वल टू 3 इंटू m, यहाँ पे हम लोगों को लिखाया होगा 3c लिखवा दिया। ठीक है, बेसिक सी बात, अगर मैं p को 3c ले एज्यूम कर लूँ तो बात तो एक ही हो गई। यहाँ पे जो m है या c है वो क्या है, कोई भी इंटीजर ले लिया। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन ली थी हमने, यहाँ से हम इसी को पुट अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर बन गया। 3q स्क्वायर का भी फैक्टर है, 3q का भी फैक्टर है, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर रहा है इजीली। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3 सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है जहाँ पे वो p का फैक्टर है और यहाँ पे q का फैक्टर है। तो यहाँ पे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p and q, और हमारी कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी हमने जो सपोज करा था या हमने जो एज्यूम करा था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि आपस में दो चीजें टकरा रही है। ठीक है, तो इसमें से एक तो गलत होगी, तो हमारा जो हमने एज्यूम करा था वो गलत है, हेंस रूट 3 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है बट थोड़ा अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अल्फा और बीटा इसके जीरो है, तो इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 और अल्फा इंटू बीटा 24 आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद बीच में वीडियो पॉज हो गई थी। फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर plus 3x minus 4 and also verify the relationship between the zeros and its coefficient। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा वो देख लेते हैं। 6x स्क्वायर, जिससे मेरे पास कोई भी इक्वेशन दी हो, हमें मिडल टर्म स्प्लिट करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, तो सबसे पहले तो इक्वेशन देख लो। अब हमें क्या करना होता है, जो भी ये वाली टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, जैसे 4 1 जा 4। अब हमें देखना है क्या मैं इसको कुछ प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके क्या बीच वाली टर्म ला पा रही हूँ जो x के साथ है, क्या वो टर्म आ पा रही है? तो हाँ आ रही है मेरे पास। अगर मैं इसमें से 4 माइनस 1 कर दूं तो मेरे पास ये टर्म आ रही है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें साइन का ध्यान रखना होता है। अगर मुझे प्लस 3 के चाहिए तो मुझे बड़ी डिजिट प्लस की लेनी होगी। फिर मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, देखो रख लो अपने आप इक्वेशन में। उसके बाद दोनों में से कॉमन निकालो, जैसे इसमें से x कॉमन बाहर निकाल लिया और x एक अंदर आ गया और प्लस का 4 अंदर आ गया। यहाँ से मैंने वाला x कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया, इसलिए वाला x वापस रिपीट नहीं होगा। सेम दूसरे वाले में करना होता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आना चाहिए। अब इसमें एक और स्टेप बाकी है, x माइनस 1 एक हो गया और एक x प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब इसके जीरोस कैसे निकाले, तो जीरोस क्या हो गए इसके, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 4। ये क्या है, इसके जीरोस है, और ये क्या है, इसके फैक्टर्स थे, फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके आगे भी चाहो तो कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, जैसे उसके बाद इसको, इसके जीरोस को प्रूव करना। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाया भी है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई भी करा है। तुम लोग यहाँ से भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -4 आएगा और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस का 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, इसका ये इक्वेशन दी हुई है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन दी है इसके लिए क्या करना होता है, देखो थोड़ा सा जूम, देखो
4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मैं अगर सपोज करो x रहने देना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये 4 इधर 4x इज इक्वल टू 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 से इधर वाली साइड गए तो प्लस का हो गया, प्लस वाई अपॉन, अब यहाँ पे x बच जाएगा, x इज इक्वल टू 8y प्लस 4 अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 4, ये बन गई मेरे पास। नेक्स्ट, अब मैं इसमें अगर जो y की वैल्यू एज्यूम करूंगी वहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं सपोज करती हूँ लेट y बी 4, ठीक है, 8 प्लस 4 कितना हो गया 9, 12 अपॉन 4, ठीक है, ये करके आ गया मेरे पास 2 6 3 1। तो अगर मैं y की वैल्यू 4 लेती हूँ तो x मेरे पास ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। ऐसे करना होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके मैं ग्राफ भी दिखा देती हूँ और सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 4 रखती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास खुद ही 3 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कोई भी एक फ्रैक्शन ली मैंने, वो 1/3 होती है व्हेन वन सब्सटेंस, अगर मैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ उसके न्यूमरेटर में से, और 1/4 होती है अगर मैं 8 ऐड करती हूँ उसके डिनोमिनेटर में। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है वो हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो -1 करूंगी न्यूमरेटर में से, तो 1/3 बन गई। तो x का ले लिया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया मैंने y, वहां से एक मेरे पास इक्वेशन आ गई 1/3, ठीक है। और अगर मैं उसके डिनोमिनेटर में +8 करती हूँ तो क्या बन जाती है 1/4 बन जाती है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बन गई 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों के पास इजी सा मेथड हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। वैसे तो इतना करना नहीं है बट हम फिर भी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या करा है, दोनों में x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा और सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मेरे पास नई इक्वेशन आई है वो ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन चेंज होते हैं तो साइन चेंज कर लिए नॉर्मली, ठीक है। इधर माइनस का आ जाएगा, फिर से ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, प्लस माइनस माइनस का y आ गया इज इक्वल टू माइनस का आ गया मेरे पास 12, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, y की वैल्यू आ गई 12। अब यही को इसी को हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। फिर इसके बाद हम और भी पेपर सोल्व करेंगे। ओसवाल की मेरे पास बुक आई है लेटेस्ट, उसी से हम अब पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, वो x और y की वैल्यू उसी की फाइंड करनी थी तो वो पूरा इसी में फाइंड करा हुआ है। देखो y की वैल्यू इधर 12 आ गई और x की वैल्यू इधर 5 आ गई, सेम उसी की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो हम ओरली कर लेते हैं। There are 100 cards in a bag on which number from 1 to 100 are written. एक बैग है उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 100 तक, ठीक है। जैसे मैंने एक बैग लिया उसमें कार्ड्स डाल दिए बहुत सारे। कार्ड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको तो एज्यूम करके चलना है कि कार्ड्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस होगा तो बहुत लॉस होगा। तो इसलिए मैं अब ओसवाल की क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगी, उसको देख लेना, वहां से बहुत आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक कार्ड लिया है रैंडमली और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो 9 के टेबल में 10 नंबर्स आ गए 90 तक, ठीक है। उसके बाद 99 भी एक और नंबर होगा जो डिविजिबल होगा।
तो डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 11/100 विच इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल होने की 11/100। नेक्स्ट पे चलते हैं, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे मेरे पास हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर 10/100। जब मैं इसको करूंगी सॉल्व तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1/10। परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास कितने हुआ है 1/10। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80 कितने होगा मेरे पास 3/100 हो जाएंगे शायद। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं, तो शायद मेरे पास 3 होंगे प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, उनको हम लोग बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इस वाले क्वेश्चन को और 4 वाला क्वेश्चन जरूर से करके जाना है। ठीक है, एक प्राइम नंबर मेरे पास 83 है, एक 89 है और एक 97 है। 80 के बीच में 83, 89, 97 यही 3 प्राइम नंबर्स है जो मेरे पास 80 से ग्रेटर है। तो इसके यहाँ पे 3/100 हो जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना।